थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी खबर दी है। कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के संपर्क में। उद्धव ठाकरे ने कहा पीएम कौन होगा इस पर कल फैसला होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा इंडिया गुड सरकार बनाने का दावा पेश करे। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है, यानी उद्धव ठाकरे का यह कहना है कि कांग्रेस जो है दोनों के संपर्क में है। डबल एन, नायडू और नीतीश, इन दोनों के। एनडीए के दो पार्टनर टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता की चाबी कही जा सकती है। यह सत्ता का डबल एन फैक्टर है, यानी नायडू और नीतीश फैक्टर। इसे ऐसे समझे कि एनडीए को अब तक के आंकड़े के मुताबिक 291 सीटें मिलते दिखाई दे रही हैं। इसमें बीजेपी को 240 सीटें, टीडीपी को 16 सीट, जेडीयू को 12 सीट मिल रही है। अगर 291 में टीडीपी की 16 और जेडीयू की 12 सीटों को हटा दें तो एनडीए बहुमत के आंकड़े से नीचे आ जाता है। इनके पास सिर्फ 263 सीटें बच जाएंगी। सिर्फ टीडीपी अपने 16 सांसदों को लेकर हट जाए तो एनडीए 275 सीटों के साथ मामूली बहुमत के पास आकर रुक जाएगा। या सिर्फ जेडीयू अपने 12 सांसदों को लेकर हट जाए तो एनडीए लगभग 279 सीटों पर अटक जाएगा। दोनों स्थिति में सरकार तो एनडीए की ही बनेगी, लेकिन संकट बरकरार रहेगा। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि सत्ता की चाबी इन्हीं दोनों के पास है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू में से कोई इधर से उधर हुआ तो भी एनडीए सत्ता में तो रहेगी, लेकिन अगर मगर की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन अगर दोनों हटे तो सत्ता वाले सपने पर आशंका काले बादल मंडराने लगेंगे। और इंडिया गठबंधन इस वक्त इसी कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन ये जो अदर्स हैं 18, इनके ऊपर भी नजर रखना जरूरी है। आज के चुनाव परिणाम में शत्रप नेताओं की डिमांड जो है वो बढ़ा दी है। कैसे, इसे आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो शत्रप नेता हैं उनकी डिमांड जो है वो बढ़ गई है। आइए कुछ फैक्ट्स मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, यहां पर जो नंबर्स हैं इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है ये 241 आपको दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 240 है। अब इसमें लीडिंग पार्टीज की अगर मैं बात कर रहा हूं, आगे देखते जाइए क्या होता है। कांग्रेस 99 है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी। समाजवादी पार्टी 37 है। यहां पर टीएमसी, अब रीजनल लीडर्स की बात आई है, टीएमसी 29, डीएमके 22, डीएमके 22, टीडीपी की अगर बात की जाए तो टीडीपी ने बहुत बड़ा कमाल किया है, बहुत बड़ा कमबैक किया है, ये 16 पर हैं। और जेडीयू, ये दोनों वो हैं जो बीजेपी के इस 241 में, यहां पर ये जो 241 है, इसमें अगर इन दोनों पार्टनर्स को जोड़ दिया जाए। आपको याद होगा एक जमाना जब चंद्रबाबू नायडू एनडीए के कन्वीनर हुआ करते थे, याद होगा आपको। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, नीतीश बाबू और टीडीपी। अब ये देखिए उद्धव गुट, ये है शिवसेना उद्धव गुट 10। पिछली बार की परफॉर्मेंस से कम है, लेकिन फिर भी काफी मजबूत है। और यहां पर अगर आप आ जाएं, मैं आपको दिखा रहा हूं, आम आदमी पार्टी 3, आरजेडी 4, लेकिन एलजेपी, इनका स्ट्राइक रेट 100% का है, 5 में से 5। ये देखिए, तो ये कुल मिलाकर अगर कहा जाए, और एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद हम आपको अगली खबर दिखाएंगे। एनसीपी, शिवसेना उद्धव गुट और शरद पवार एनसीपी। ये देखिए, इन आंकड़ों से साफ है कि 10 साल बाद एक बार फिर दिल्ली की सरकार में शत्रपों की छाप देखने को मिल सकती है, और ऐसा वर्षों के बाद होगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, शिवसेना उद्धव गुट के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार। 2024 के चुनाव परिणाम ने एक बार फिर इन क्षत्रपों का सियासी कद बढ़ा दिया है। क्षेत्रीय दलों को जश्न मनाने का मौका दिया है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने परिवार के साथ केक काटकर जश्न मनाया। ये मौका इन क्षत्रपों के लिए कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझिए कि 1989 में केंद्र की सत्ता से कांग्रेस की विदाई हुई थी। फिर आगे के 25 साल दिल्ली में इन्हीं क्षत्रपों की धाक रही।
खासकर 2004 और 2009 की बात करें तो 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 145, समाजवादी पार्टी को 39, बीएसपी को 19, आरजेडी को 24 सीटें मिली। 62 सीटें जीतने वाली लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार बनी, जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 23, बीएसपी को 21, टीएमसी को 19, डीएमके को 18, एनसीपी को 9 सीटें मिली और केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए 2 की सरकार बनाने में इन क्षेत्रीय पार्टियों की बड़ी भूमिका रही। लेकिन क्षत्रपों के दबदबे का यह सिलसिला 2014 में आकर टूट गया, जब केंद्र में 30 साल बाद फिर से एक पार्टी अकेले अपने दम पर 272 का जादुई आंकड़ा छूने में कामयाब रही और बीजेपी का यह रिकॉर्ड 2019 में भी कायम रहा। इन 10 सालों में क्षत्रपों की सियासत हाशिए पर चली गई थी, लेकिन अब जबकि बीजेपी अपने दम पर 272 का जादुई आंकड़ा नहीं जुटा पाई है, तो सत्ता की धुरी एक बार फिर से इन्हीं क्षत्रपों के इर्द गिर्द घूमने लगी है। सत्ता की चाबी भले ही क्षत्रपों के पास हो, लेकिन आज के नतीजे से कांग्रेस बहुत खुश है। शाम को कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें राहुल गांधी काफी आश्वस्त दिखे। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर संविधान लेकर पहुंचे थे। उन्होंने फिर साफ किया कि ये लड़ाई बीजेपी से नहीं थी, बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई थी। असल में राहुल गांधी इस चुनाव की सबसे बड़े खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं। 2019 से तुलना करें तो 2024 के ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। साल 2014 में कांग्रेस ने सिर्फ 44 सीटें जीती थी। साल 2019 में कांग्रेस ने 52 सीटें जीती, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अभी तक 99 सीटों पर है। यानी कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने शानदार परफॉर्मेंस से उस बीजेपी को जवाब भी दे दिया जिसने एक समय कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। और सबसे बड़ी बात, उनकी मेहनत से सिर्फ कांग्रेस की सीटें नहीं बढ़ी हैं, बल्कि उन्होंने खुद अपनी भी 2 सीटों पर रिकॉर्ड मार्जिन से जीत दर्ज की है। केरल से कि वायनाड से राहुल गांधी 3,64,000 से ज्यादा वोट से जीत हासिल कर चुके हैं, जबकि रायबरेली से राहुल गांधी ने 3,90,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। इस चुनाव राहुल गांधी, राहुल गांधी। इसने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं, एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। ये नतीजों के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नया जोश है। कांग्रेस पार्टी इन नतीजों को अपनी जीत और पीएम मोदी की नैतिक हार के तौर पर देख रही है। यकीनन कांग्रेस के इन दावों में राहुल गांधी का खुद का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इस चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी मेहनत से रसातल में जा रही कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश की और 2019 के मुकाबले कांग्रेस की सीट करीब करीब डबल कर दी। और जब राहुल ने करिश्मा कर दिखाया तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए आज मां सोनिया गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ नजर आई। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। राहुल गांधी इस चुनाव में सिर्फ अपने बयानों से सुर्खियां नहीं बटोरते रहे, बल्कि उन्होंने कांग्रेस के उत्थान के लिए 2 बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। पहली यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से कश्मीर तक थी। इसका असर तेलंगाना और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में दिखा था। दूसरी यात्रा 14 जनवरी 2024 को मणिपुर से मुंबई तक निकाली थी। इसका असर ये रहा, इस रूट में कई सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई। राहुल गांधी ने इसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिससे बीजेपी कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंसी, जैसे संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना, बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक। आदिवासियों के लिए संविधान की जहां तक बात है तो राहुल गांधी आज नतीजों के बाद भी संविधान साथ लेकर आए थे और कहा कि उनकी लड़ाई संविधान बचाने के लिए थी। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी और यह सच साबित हुआ। आपने
संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। राहुल ने इसके अलावा कुछ और भी आश्चर्यजनक काम किए जिसे विरोधी पार्टी गंभीरता से नहीं ले पाई, जैसे पीपल कनेक्ट राहुल गांधी लगातार कई महीनों से करते रहे, टेम्पो, थोड़ा परिचय करो अपना। मेरा नाम प्रभु है, मैं गुड़गांव रहने। मेट्रो और ट्रक में सवारी करके वो सीधे जनता से जुड़ते रहे। अपनी मां के साथ इतिहास के पन्ने पलटने वाला भावुक वीडियो जारी किया। उस जमाने का, और ये हमेशा पापा जी ने दौरा। ये मुझे याद है, पापा अपने आप चलाते। ये भी फोटो है। तेजस्वी यादव जैसे नेताओं के साथ लंच पर चर्चा की। लोग काम देखना चाहते। लालू यादव के साथ बटन बनाने वाले वीडियो ने सुर्खियां बटोरी। राहुल गांधी इन सब के अलावा सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहे। 1 अप्रैल से 20 मई के बीच इंस्टाग्राम पर राहुल के फॉलोअर्स पीएम मोदी के मुकाबले 2 गुना तेजी से बढ़े। यूट्यूब पर 21 अप्रैल से 22 मई के बीच राहुल गांधी को पीएम मोदी के मुकाबले 21 करोड़ व्यूज ज्यादा मिले। ये चीजें बताने के लिए काफी थी कि राहुल गांधी अपने लक्ष्य में सफलता पाने की ओर आगे बढ़ रहे थे, और इसका असर नतीजों में भी देखने को मिला।